जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चन को जो बोर्ड परीक्षा 2026 में सीधे छपने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको डिक्टो यही क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2026 में 23 फरवरी को ये जरूर देखने को मिलेंगे और 8 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे। तीनों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी 8 नंबर के 3 क्वेश्चन और 24 नंबर आपके सीधे मात्र इसी वीडियो से पक्के हो जाएंगे। तो एक भी क्वेश्चन को छोड़ना आपको नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ये क्वेश्चन देखे भी होंगे पिछले PYQ पेपर में। ये क्वेश्चन आपके 5 से 6 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं, यानी ये क्वेश्चन अब फिक्स हो चुके हैं कि ये हर साल पूछे जाने वाले हैं। तो यानी इस बार भी जरूर आएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। और 8 नंबर का क्वेश्चन है, 2017 से और 25 तक लगातार पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, इसमें जो हमको निकालना है, इसमें देखो किस किस की बात की गई है, तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु। तो इसमें शंकु की बात की जा रही है, तो हम सबसे पहले एक शंकु बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक शंकु बनाएंगे, थोड़ा और इसको इस तरीके से आपको ये इस ढंग से बना लेना है। तो यहाँ पर ये हमने एक शंकु बना लिया है। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर इसमें एक ऊंचाई यहाँ, यानी ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो अब इसको नाम दे दो। इसको देखो यहाँ पर A और B और C, ABC यहाँ पर ये हमने नाम दिए हैं। और जो ये आपका कोण होगा, ये आपका थीटा, ये क्या है, आपकी अर्धशीर्ष कोण है आपका ये थीटा। और यहाँ से और यहाँ तक जो है ये आपका व्यास हो जाएगा इसका। तो इसकी त्रिज्या यहाँ से और यहाँ तक जो त्रिज्या होगी आपकी R हो जाएगी। और इसकी तिर्यक ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी वो H हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखो, इसको बिंदु O मानो, यहाँ पर इसको बिंदु O और यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। अब यहाँ पर काम हुआ खत्म। इसके बाद अब इसकी थोड़ी डिटेल लिख लेते हैं। तो माना क्या कि दिए हुए तिर्यक ऊंचाई क्या है, H यहाँ से, और देखो ये जो यहाँ पर ये यहाँ से B और C जो है ये आपकी लंबाई L है, ठीक है। तो यहाँ पर अब होने जो वाला है, क्या लिखोगे, माना शंकु की त्रिज्या। यहाँ पर देखो शंकु की त्रिज्या क्या है, O और B। तो लिख देंगे माना शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी है, OB। तो OB बराबर क्या है, R, यानी जो त्रिज्या है वो R है। अब यहाँ पर क्या लिखना है, शंकु की ऊंचाई जो है वो क्या है, H है। तो लिख दो शंकु की ऊंचाई शंकु की जो ऊंचाई है वो क्या है, BC हो जाएगी, और वो क्या है, H, ठीक है। और तिर्यक ऊंचाई जो है आपकी, आपको पता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है, तिर्यक ऊंचाई होती है वो है L² बराबर R² प्लस H²। तो यहाँ पर देखो आपको पता है ये आ गई। अब यहाँ पर आपको पता है शंकु का जो आयतन होता है, यहाँ पर क्या निकालना है हमको, क्वेश्चन में कहा है कि शंकु का जो है महत्तम आयतन। तो हम महत्तम आयतन के लिए हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन लेकर के सॉल्व कर लेंगे। तो शंकु का आयतन, जो शंकु का आयतन होता है वो होता है पाई बटे तीन
आर स्क्वायर एच, ये होता है। इसको लेकर के सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो आर स्क्वायर एच है, तो हम या तो इसको एच के पदों में बना लें या इसको त्रिज्या के पदों में बना लें। तो हम यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे, कहाँ से, इस वाले समीकरण से, तिर्यक ऊंचाई से। तो आर स्क्वायर बराबर निकालें तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको रख देंगे तो ये पाई बटे 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आर ये एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और मल्टीप्लाई में एच। अब इस एच के इसके अंदर भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये पाई बटे 3 तो सेम रहेगा और ये हो जाएगा एल स्क्वायर एच माइनस एच की पावर 3। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, कोई भी डाउट है तो कमेंट में बता सकते हैं। आगे अब इसके बाद इसका कर देना है क्या, अवकलन। और देखो आयतन की इसके बराबर होता है हमारा v बराबर चलता है आयतन, तो v बराबर, तो इसका कर दो किसके सापेक्ष, h के सापेक्ष इसका कर देंगे हम अवकलन। तो h के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ये क्वेश्चन आपका सीधा छपने वाला है बोर्ड एग्जाम 2026 में। तो इसके एक एक स्टेप को आपको ध्यान से समझ लेना है। जब इसका अवकलन कर देंगे v का हो जाएगा dv और बटे में dh, पाई बटे 3 कांस्टेंट है, सेम रहेगा। अवकलन करना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एल स्क्वायर एच है तो एच के सापेक्ष कर देंगे तो एल स्क्वायर सेम रहेगा, एच का 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 3h स्क्वायर। अब यहाँ पर 3h स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद देखो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या कर देंगे हम, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मानो समीकरण 1। अब फिर से इसका पुनः क्या कर देंगे, फिर से h के सापेक्ष इसका कर देंगे अवकलन। h के सापेक्ष अवकलन कर दो तो क्या होगा, तो पुनः h के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो यहाँ पर अवकलन हो जाएगा, इसका क्या होगा, d2v बटे d2h, यानी d स्क्वायर v बटे dh स्क्वायर बराबर पाई बटे 3 है, कांस्टेंट रहेगा यानी सेम रहने वाला है। एल स्क्वायर का हो जाएगा 0 माइनस इसका यहाँ पर हो जाएगा 6h, तो 6h और यहाँ पर ये हो जाएगा पाई बटे 3 और ये माइनस आगे आ जाएगा और यहाँ पर 6h है तो इसको काट दो, 2 बार कट जाएगा तो यानी इसका जो मान आने वाला है माइनस का 2πh, क्या आ जाएगा, किसके बराबर आएगा, ये d स्क्वायर b बटे dh स्क्वायर बराबर माइनस का 2πh। ठीक, 2πh आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको मान लेना है समीकरण 2। समीकरण 1 ये रहा आपका और समीकरण 2 ये रहा। यहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है, इसमें यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको हम समझाते हुए चल रहे हैं। तो इसी बात के लिए एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसी तरीके के वीडियो का लाभ उठाने के लिए अपने दोस्तों के पास सभी को इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, समीकरण 1। तो अब यहाँ पर आपको पता है महत्तम आयतन वाले यहाँ पर निकालना है महत्तम आयतन के लिए। तो महत्तम आयतन के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को dv बटे dh बराबर इसको 0 के रख लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है हमारी, dv बटे dh, इसको 0 के बराबर रखना है हमको, तो इसको 0 के बराबर रख लो। तो समीकरण 1 क्या है हमारी, पाई बटे 3
एल स्क्वायर माइनस का 3 एच स्क्वायर ये है, और बराबर 0 रख लेंगे। तो पाई बटे जो 3 है इसको 0 की तरफ भेज देंगे। तो ये यहाँ पर जो बचने वाला है वो बचेगा एल स्क्वायर माइनस का 3 एच स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो एल स्क्वायर बराबर 3 एच स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर 3 एच स्क्वायर। तो यहाँ से हम एल की वैल्यू निकाल लें, एल की वैल्यू निकालेंगे तो एल बराबर जो आएगी वैल्यू, तो ये यहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, एल की नहीं एच की। तो एच की वैल्यू जो होगी आपकी एच बराबर, तो ये 3 मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में जाएगा, और स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा। तो यानी स्क्वायर से एल पैसे तो रूट कट जाएगा, तो यहाँ तो एल आ जाएगा, लेकिन बटे में क्या आ जाएगा, √3। तो ये आ गई आपकी एच की वैल्यू, ठीक, एच की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद, ठीक, इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखो, आगे सॉल्व करते हैं। अब हमने एल स्क्वायर इसका एच का जो मान निकाला है इसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में किसका मान, एच का मान। तो समीकरण 2 में एच का मान रखने पर इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आपको पेपर में भी सॉल्व करना है, एक भी स्टेप छोड़ना नहीं है। स्टेप एक भी छोड़ा समझो नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पर एच स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण 2 है, और समीकरण 2 किसके बराबर था, माइनस का 2π/h, और h की जगह पर क्या रख देंगे हम, एल इसके यहाँ पर क्या था, एच स्क्वायर था, तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, एल स्क्वायर बटे में 3। तो ये यहाँ पर हो जाएगा √3, ये आ गई हमारी एच की वैल्यू। तो यहाँ पर देखो, ये देखो माइनस का दिख रहा है, तो समझ लो यहाँ पर ये लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 का मतलब ये यहाँ पर महत्तम आयतन होगा इसका। तो एक काम तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, क्या, महत्तम आयतन, ठीक है, ये तो हमारा सिद्ध हो चुका है, महत्तम आयतन। तो ये महत्तम आयतन जो है, यानी एक इसका पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमको क्या दिखाना है, जो तिर्यक ऊंचाई है वो tan इनवर्स √2 इसके बराबर होता है। तो ये यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर लेकर के चलेंगे। अब हमको पता है तिर्यक ऊंचाई जो होती है, तिर्यक ऊंचाई जो है वो किसके बराबर होती है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर निकालें तो ये आएगा आपका एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर, अब देखो इसकी एच स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, तो आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी हमारी, एल स्क्वायर बटे 3। ये है हमारी क्या, इसकी एच स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर 3, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो जो आर स्क्वायर बराबर बचेगा वो बचेगा 2 एल स्क्वायर बटे में 3। तो आर की वैल्यू जो निकलेगी यहाँ से, रूट इधर चढ़ जाएगा इधर आकर के, तो रूट हो जाएगा 2 बटे में √3 हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में रहेगा 3। ये आ चुकी है किसकी वैल्यू, हमारी आर की वैल्यू, ठीक। अब आपको पता है यहाँ पर देखो, अभी हमने जो ये यहाँ पर डायग्राम यानी इसका जो शंकु बनाया है, शंकु क्या है, त्रिभुज, तिर्यक ऊंचाई जो अर्धशीर्ष कोण है आपका वो यहाँ पर थीटा है, अर्धशीर्ष कोण थीटा है, ये हमको निकालना है। तो थीटा यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी इसके लिए लंब हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर हम कौन सा त्रिभुज लेकर चलेंगे, त्रिभुज लेकर चलेंगे CA, यहाँ पर त्रिभुज ले लो OBC, त्रिभुज लेकर के चलेंगे हम OBC, इस त्रिभुज को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज OBC में क्या करेंगे, देखो आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार।
तो लंब क्या है हमारा, देखो आपको पता है लंब कौन सा होगा। अब यहाँ पर थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो लंब क्या है हमारा आर, ये ही तो है आर। यहाँ पर इसका त्रिज्या क्या है हमारी आर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर और ये एल। तो आधार आपका क्या हो जाएगा, आधार एच, आधार क्या हो जाएगा एच, ये भुजा जो है यही तो है एच। तो यहाँ पर ये आ जाएगा बराबर टेन थीटा बराबर आर बटे एच, और आर और एच की वैल्यू हमारे पास दोनों की है। तो टेन थीटा बराबर आर की वैल्यू क्या है, √2 बटे में √3, और यहाँ पर एल। अब एच की वैल्यू रख लो, तो एच की वैल्यू है एल बटे √3। तो √3 से √3 और एल से एल कट जाएगा, जो मान बचेगा यहाँ पर टेन थीटा बराबर जो बचने वाला है यहाँ पर √2 बचा, √2 बचा। और हमको जो अर्ध शीर्ष कोण निकालना है थीटा बराबर टेन इनवर्स √2 ये दिखाना है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालो, यानी ये जो टेन है इधर जाएगा तो ये इनवर्स में बदल जाएगा, तो ये टेन इनवर्स √2 हो जाएगा। और ये एक काम आपका ख़त्म हो चुका है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एक ये आंसर है अर्धशीर्ष कोण के लिए, और एक आंसर ये है महत्तम आयतन के लिए। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है हमको, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई भी डाउट आपको इसमें नहीं रहा होगा। अक्सर इस क्वेश्चन को बच्चे छोड़ करके आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी तरीके का है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट था, और 8 नंबर आपके पक्के समझो। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से इसको समझ लिया और इसको कर लिया, ठीक, तो समझो आपके 8 नंबर पक्के। और अगर जिनको कोई भी थोड़ा बहुत डाउट है तो इनका बार बार रिवीजन भी करना है पेपर टाइम तक। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, और देखो 2017 से 2025 तक लगातार पूछा गया है। एक भी साल ऐसा नहीं है जो पूछा नहीं गया है। 8 नंबर पक्के, और सीधा आपको देखने को मिलेगा ये 23 फरवरी को। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए समाकलन 0 से π/4 लिमिट है log 1 + 10x dx, और ये सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं i बराबर, तो 0 से π/4 log 1 + 10x और यहाँ पर रहेगा dx। ठीक, इसको आपको dx, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर क्या करना है, देखो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी इसमें समाकलन वाले चैप्टर में, कि समाकलन 0 से a लिमिट है और फंक्शन f(x) है और dx, तो उसके जो फंक्शन के थीटा में क्या कर देते हैं हम, उसकी अपर लिमिट से उसको माइनस कर देते हैं, a - x इस तरीके से कर देंगे। तो यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं। याद रखना, ये प्रॉपर्टी आपकी हर किसी क्वेश्चन में लगने वाली है। तो यहाँ पर होगा log, और ये हो जाएगा 1 + 10 a। तो देखो a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, π/4, तो ये π/4 - x हो जाएगा, और यहाँ पर रहेगा dx। तो dx, अब यहाँ पर इसको समाकलन 0 से π/4 लिमिट है, और log, अब यहाँ पर देखो 1 प्लस, अब ये tan a - b का यहाँ पर फॉर्मूला बन चुका है। tan a - b का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है tan a - b का फॉर्मूला, tan a - tan b बटे में tan a + tan a × tan b, ये होता है फॉर्मूला। तो tan a आ जाएगा यहाँ पर, देखो tan a π/4 - tan b, तो tan b क्या होगा हमारा x, तो tan x हो जाएगा, बटे में tan a, तो tan a माइनस, और यहाँ पर होगा प्लस tan π/4 और tan x, यानी tan a v, ये होता है। तो यहाँ से ये हो गया, और इधर आपका dx रहेगा। अब यहाँ पर जो होगा, ये क्वेश्चन देखो 0 से π/4 लिमिट है, और log, अब यहाँ पर ये 1 प्लस, अब देखो आपको पता है tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पर ये tan x रहेगा।
ऐसे ही बटे में यहाँ पर भी tan π/4 का मतलब 45 ही होता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 और इसके मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा tan x dx हो जाएगा। अब नीचे यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, तो समाकलन 0 से π/4 log इसका एलसीएम 1 प्लस tan x ये यहाँ पर हमने ले लिया, तो यहाँ पर इधर 1 है तो यहाँ पर ये आ जाएगी कंप्लीट वैल्यू 1 प्लस tan x और ये वाला प्लस और यहाँ पर 1 माइनस का tan x ये रहेगा और बटे में आपका ये है ही और इधर dx रहेगा। बताओ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट? और आगे देखो इसको π/4 और log, अब यहाँ पर देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, कट जाएगा तो एक और ये जुड़ेगा तो 2/1 प्लस tan x हो जाएगा, 1 प्लस tan x और इधर आपका dx चलता रहेगा। आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी क्या? लॉग की प्रॉपर्टी की log m/n है तो इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n, ये प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी। इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम लगाने वाले हैं, तो समाकलन 0 से π/4 रहेगा, π/4 और यहाँ पर log m की जगह पर आएगा 2 और माइनस और इसको साथ के साथ dx और यहाँ पर माइनस, इसको साथ साथ हम अलग अलग समाकलन में लिख देंगे तो π/4 इस पर भी आ जाएगा और ये हो जाएगा log 1 प्लस tan x dx, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एक इस क्वेश्चन को देखो, इस कंप्लीट इतना ये एक क्वेश्चन बन चुका है और इधर ये एक क्वेश्चन बन चुका है, तो इस मान को देखो, आपको यहाँ पर इसको मान लेना है समीकरण 1, तो इसको देखो और यहाँ पर इस वाले मान को देखो, ये दोनों सेम बन चुके हैं तो यहाँ पर ये i के बराबर है समीकरण 1 से, तो हम यहाँ पर समीकरण 1 से लिख सकते हैं i समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से यहाँ पर इसको लिख देंगे i और ये जो है इधर i बराबर चल रहा है हमारा, i बराबर समाकलन 0 से π/4 और यहाँ पर log 2 होगा और यहाँ पर dx माइनस यहाँ पर समीकरण 1 से i लिख देंगे, तो ये जो i है माइनस का इधर आएगा तो इधर आकर के प्लस का हो जाएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा यहाँ पर 2i बराबर और log 2 कांस्टेंट है, इसको कर लो बाहर और समाकलन 0 से π/4 रहेगा और यहाँ पर 1 dx बचेगा, तो इसका हम अब समाकलन कर लेंगे आसानी से। यहाँ पर रहेगा ये log 2 तो इसका समाकलन x हो जाएगा, लिमिट 0 से π/4 रहने वाली है, 0 से 4 रहने वाली है, तो अब यहाँ पर लिमिट रखनी है log 2 और लिमिट अपर लिमिट क्या है हमारी π/4 माइनस लोअर लिमिट 0 ये रख देंगे, तो 0 ख़त्म और यहाँ पर π/4 इधर आगे लिख देंगे इसके, तो ये हो जाएगा π/4 log 2 और यहाँ पर ये 2i बराबर अपना चल रहा है, तो यहाँ से i का मान निकालें, i बराबर जो होगा आपका ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके, तो यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये हो जाएगा 8 log 2 और यही हमको इसमें प्रूफ करना है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, यही तो सिद्ध करना था हमको π/8 log 2, ठीक, तो ये सिद्ध हो चुका है। 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, अच्छी तरीके से समझा दिया है। और जिन बच्चों ने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो। और अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मात्र 3 ही क्वेश्चन कराएंगे जो सीधे आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में छपेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आपने देखा होगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय ये दिए गए हैं और इसको आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो आव्यूह विधि से हल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है और हर बार पूछा जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन आपका पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है और 8 नंबर में पूछा जाता है।
बोर्ड एग्ज़ाम 2026 बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हल। तो देखो ये 3 हमको निकाय दिए गए हैं, इनको सबसे पहले लिख लेना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखना है, दिए गए निकाय समीकरण, दिए गए निकाय समीकरण, निकाय समीकरण। तो ये 3 समीकरण है, समीकरण। ठीक, तो इनको लिखो, 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8 और यहाँ पर रहेगा 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या दिया है, 4x माइनस का 3y प्लस 2z बराबर 4। ये हमको निकाय दिए गए हैं। अब इन निकाय को हम किस रूप में लिखेंगे कि आव्यूह के रूप में लिखेंगे, क्योंकि हमको आव्यूह विधि से सॉल्व करना है, तो इनको आव्यूह विधि रूप में पहले बनाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर, तो समीकरण निकाय को आव्यूह रूप। अब आव्यूह रूप कैसा होता है इसका, ये होता है ax बराबर b, इसमें लिखेंगे आव्यूह रूप में लिखने पर तो इनको लिख दो। ठीक, एक एक स्टेप आपको यहाँ पर क्लियर करते हुए हम चलेंगे। तो इनको जब आव्यूह रूप में लिखेंगे तो ये यहाँ से एक जो होगा आपका ये होगा 3 2 4 माइनस का 2 और यहाँ पर 1 माइनस का 3 और प्लस का 3 माइनस का 1 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2। और यहाँ पर जो x होगा, x की वैल्यू होगी, जो वेरिएबल दिए गए हैं एक्स वाई जेड में दिया है, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड आ जाएगा बराबर b कौन सा होगा, v की जो वैल्यू होगी जो बराबर में दिए गई है। तो x यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4। तो अब ये यहाँ पर हमने इसको आव्यूह रूप में बना लिया। अब यहाँ से a और इन सभी की a x v इनकी वैल्यू निकलेंगी। तो a की जो वैल्यू होगी आपकी, a बराबर जो होगा आपका ये होगा, ये कंप्लीट वैल्यू a की है, तो इसको यहाँ पर लिख दो 3 2 4 माइनस का 2 1 माइनस का 3 और यहाँ पर 3 माइनस का 1 और यहाँ पर 2, ये होगा a का मान। अब v इसका x का मान देखो, कैपिटल X का मान कौन सा होगा आपका, ये होगा क्या, एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर b जो होगा, b का मान होगा जो बराबर में दिया गया है वो b का मान होता है। ध्यान से समझना एक एक स्टेप यहाँ पर। तो ये हो गया b का मान। अब इसके बाद जो करते हैं हम, जो हमको ये आव्यूह a दिया है इसके सारणिक का मान निकालते हैं। तो यानी सारणिक का मान इस तरीके से समझो, यहाँ पर ये सारणिक इस तरीके से निकालना है। तो इसको आव्यूह को पहले सारणिक रूप में लिख लो। तो ये हो जाएगा 3 2 4 माइनस का 2 1 माइनस का 3 3 माइनस का 1 2, ये हो गया। और सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, उसके या तो कॉलम और या कॉलम उसके या तो कॉलम या रो, उसमें उसके किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सापेक्ष उसका विस्तार कर देते हैं। तो हम इसके R1 के सापेक्ष इसका विस्तार करके निकाल लेंगे। तो R1 का विस्तार कैसे करते हैं, तो इसमें R1 का मतलब है ये रही आपकी पहली रो, इसको इस तरीके से छुपाना है और पहला कॉलम इस तरीके से छुपा दोगे। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और ये वाला जो 3 है ये इसके गुणा में आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी 2 हो जाएगा और इसकी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 3, लेकिन बीच में माइनस होता है तो माइनस लगाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद ये वाला माइनस का 2 लेंगे और यहाँ पर जो लगाते हैं ये यहाँ पर होता है प्लस और यहाँ पर होता है माइनस और फिर यहाँ पर प्लस। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर ये 2 आपका मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर ये 2 हमने मल्टीप्लाई में लिया है, तो इस वाले कॉलम को और इसके R1 को छोड़ देना है और इनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में 4 हो जाएगा, 4 की माइनस 1 में करेंगे माइनस का 4, बीच में माइनस लगाते हैं तो माइनस माइनस प्लस। फिर यहाँ पर ये वाला प्लस और ये वाला 3 आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में।
तो यहाँ पर ये वाला कॉलम और ये वाली रो को छोड़ दोगे, इसकी मल्टीप्लाई, तो माइनस का 6 इस 4 की 1 के साथ हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक, इस तरीके से करेंगे। तो ये 3 और गुणा में यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, प्लस का 2 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 8 प्लस का 3 और ये मल्टीप्लाई माइनस का हो जाएगा 10। तो इसका मान जो आएगा माइनस का 3, 8 दूनी 16 और माइनस का 30, और जो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के जो मान आने वाला है वो माइनस का 17 होगा। डज नॉट जीरो, यानी ये जो है ए का सारणिक, इसका मान कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए इस क्वेश्चन में सॉल्व करते समय। तो इसको जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई भी मान हो, प्लस का हो माइनस का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद हमको निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालना है तो पहले यहाँ पर देखो ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स बराबर, इसका जो फॉर्मूला होता है ए का सारणिक और एडजॉइंट ए, ये इसका फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का। तो हमने ए का सारणिक इसका मान तो निकाल लिया, अब निकालेंगे एडजॉइंट ए। ठीक, तो एडजॉइंट ए जो होगा आपका एडजॉइंट ए, तो इसका जो फॉर्मूला है, आपका फॉर्मूला होता है C11 C12 और C13। तो आप यहाँ पर C की जगह पर कैपिटल ए भी ले सकते हो, कैपिटल M1 कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम C लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पर होगा ये C21 C22 और C23 C2, ये होगा अब 31 C32 और C33, ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका होता है ट्रांसपोज, यानी इसका परिवर्त भी करना पड़ता है। तो C11 C12 इन सभी की टोटल, सभी की ये वैल्यू हमको निकालनी पड़ेंगी। ठीक, तो इनकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, जो हमको ये आव्यू ए दिया है इससे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम पहले आपको एक वैल्यू निकाल करके दिखा देंगे किसी की भी, जैसे C11 C12 इनमें से किसी की एक वैल्यू निकाल करके दिखा देंगे, फिर हम इनके सभी की वैल्यू एक साथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इधर ही समझ लो, यहाँ पर C11 कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर C11 का मतलब है, इसमें यहाँ से लिखो, C11 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम। तो 11 यहाँ पर आएगा, पहली रो ये हो गई, पहला कॉलम ये हो गया। तो पहली रो ये रही, पहला कॉलम ये रहा, इसको छोड़ देना है। इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 3 यहाँ पर बीच में माइनस लगाते हैं हर जगह। तो ये जो होने वाला है, इसको माइनस करने के बाद माइनस का बना जाएगा। अब इसी तरीके से C12 निकालेंगे। तो C12 को देखो, C12 का मतलब है पहली रो और 2 का मतलब दूसरा कॉलम। पहली रो ये रही, दूसरा कॉलम ये रहा, इसको इस तरीके से छुपाना है। तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की 2 में, 4 की -1 के साथ। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 की 2 में करेंगे मल्टीप्लाई, और 4 की इसमें -1 में करेंगे। तो माइनस यहाँ पर पहले से होता है और ये भी माइनस का 4 होगा, तो माइनस माइनस प्लस का 4 और जोड़ने के बाद 8 हो जाएगा। तो C12 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही C13 की वैल्यू निकलेगी। तो C13 की वैल्यू पहली रो तीसरा कॉलम, C13 का मतलब यही है, पहली रो तीसरा कॉलम ये रहा। तो यहाँ पर 2 की -3 में हो जाएगा, तो माइनस का 6 हो जाएगा। 4 की 1 में कर दो तो ये आ जाएगा माइनस का 4 जुड़ेगा, और ये आ जाएगा माइनस का 10। इस तरीके से हमको ये सभी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू अब निकाल लेंगे, किसकी, C21 और C22 C23। ठीक, और यहाँ पर लिख लेगी C31 C32 और C33। इन सभी की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल के अब लिख देंगे। तो यहाँ पर अब हमने ये सभी वैल्यू निकाल ली है। तो अब यहाँ पर देखो, इस तरीके से वैल्यू निकालने के बाद आपको एक काम क्या करना है। ठीक, अब यहाँ पर एक काम ये करना है, तो आपको ये देखना, जैसे ये 1 और 1 है तो इनको जोड़ करके देखना, कोई लिखना नहीं है ये कहीं, आपको देखना है 1 और 1
टू होगा। टू क्या है आपका सम संख्या। तो सम पर तो हम लगाते हैं प्लस का चिन्ह। अगर ये ऑड बनता है यानी विषम संख्या होती है तो उस पर माइनस का चिन्ह लगाते हैं और सम पर लगाते हैं प्लस का चिन्ह। तो यहाँ पर दो जुड़ के हो जाएगा तो ये प्लस का चिन्ह आएगा, लेकिन यहाँ पर पहले से माइनस का है, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ही आएगा, तो ये माइनस का रहने वाला है। और 1 और 2 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा 3। 3 अब विषम है, विषम पर माइनस लगाते हैं तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा 8। अब ऐसे ही 1 और 3 जोड़ेंगे, 4 4 सम है और सम पर प्लस, तो यहाँ पर ये माइनस का ही रहने वाला है। 2 और 1 3 विषम है तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा। 4 है, 2 और 2 4 सम है तो ये 4 ही, ये माइनस का 6 रहने वाला है। 3 और 2 5, 3 और 2 5 तो यानी विषम है और यहाँ पर ये माइनस का पहले से है और एक विषम का लगाएंगे माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस प्लस का 1। अब यहाँ पर 3 और 1 4 सम रहेगा, 5 है विषम हो जाएगा तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा। 3 और 3 6। तो ये सभी वैल्यू हमने निकाल ली है। अब इन सभी वैल्यू को कहाँ पर रखना है, यहाँ पर रख देना है C11 इनकी वैल्यू को, और इसका साथ ही साथ परिवर्त भी कर देना है, ट्रांसपोज भी कर देना है। तो यानी इसकी रो को कॉलम में बना लेंगे। तो ये C11 C12 जो है अब इस तरीके से नहीं, अब यहाँ पर कॉलम के रूप में लिखेंगे, माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का 8 और ये रहेगा आपका माइनस का 10, इस तरीके से, ठीक है। और नेक्स्ट आपका ये माइनस का 5, माइनस का 6 और प्लस का 1, माइनस का 1 और प्लस का 9 और यहाँ पर हो जाएगा ये 7। तो ये आपका आ चुका है एडजॉइंट ए का मान। ठीक, एडजॉइंट ए का मान अब हम निकालना किसका मान था, ए इनवर्स का। तो यहाँ पर मान रखने के बाद ए इनवर्स की वैल्यू निकल ही आएगी। तो ए इनवर्स का मान निकाल लो। अब ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला क्या था, 1 ए का सारणिक बटे में और यहाँ पर एडजॉइंट ए ये है। तो यहाँ पर इन सभी के मान रख दो। इसका मान क्या है, माइनस का 17 है तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। और ये एडजॉइंट ए का मान क्या था, माइनस का 1, माइनस का 8, माइनस का 10 और यहाँ पर क्या है माइनस का 5 और यहाँ पर माइनस का 6 1 और माइनस का 1 9 7। ये आपका आ चुका है ए इनवर्स का मान। ठीक, अब हमको देखो इसके बाद क्या निकालना है, इनवर्स का मान निकालने के बाद क्या करते हैं, x बराबर ए इनवर्स इंटू मल्टीप्लाई में b, ये हम यहाँ पर निकालते हैं और यहाँ से किसकी वैल्यू निकलती हैं, हमारी एक्स वाई जेड की। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ से निकलेंगी। तो यहाँ पर जो होगा देखो, एक्स का मान क्या है आपका, कैपिटल एक्स का मान क्या था, एक्स वाई जेड ये था, और ए इनवर्स का मान ये है। तो यहाँ पर 1/17 और ये कंप्लीट मान यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का 8, माइनस का 10 यहाँ पर होगा और माइनस का 6, माइनस का 6 हो गया 1, माइनस का 1 9 7। ठीक है, कोई डाउट बताओ, यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है। अब यहाँ पर b का मान, तो b का मान क्या था हमारा, b का मान है, v का मान है 8 1 4, v का मान ये था। अब बस फाइनल आंसर होने वाला है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो पहले, इधर आपका सेम ये चलता रहेगा एक्स वाई जेड और बराबर ये माइनस का 1/17 आपका रहेगा और आपको यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर दी है। तो दो आवियों की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो की मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम में, तो इसके कॉलम में हो जाएगी। तो इस रो के इस कॉलम में तो यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा, 5 की 1 में कर देंगे माइनस का 5 और इसके इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4। अब ऐसे ही इसके सेकंड रो की इस कॉलम में करेंगे, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 माइनस का 6, 9 की 4 में कर दो, 9 की 4 में हो जाएगा तो प्लस का 36, 10 की 8 में कर देंगे तो 80 हो जाएगा, 1 की 1 में प्लस का 1, 7 की 4 में कर दो 28 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर काम खत्म। अब ये यहाँ पर इधर आपका रहेगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, अब माइनस का 1/17, बस अब इनको जोड़ दो। तो माइनस का 8, माइनस का 5, माइनस का यहाँ पर क्या है 4, जोड़ जाएंगे ये सभी, कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 17, ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस का 34 और ये यहाँ पर आएगा माइनस का 51।
ठीक। अब यहाँ पर ये जो माइनस का 1/17 है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये एक्स वाई जेड हो जाएगा बराबर। तो ये कटे जाएंगे जब ये माइनस का 17/17 हो जाएगा तो माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पर एक बार ये कट जाएगा, ऐसे ही ये यहाँ पर कटेगा 2 बार और ये 3 बार। तो यहाँ पर जो मान निकलेंगे एक्स वाई जेड के निकलेंगे। तो एक्स का मान एक्स के सामने वाला, वाई का मान वाई के सामने वाला 2, जेड का मान जेड के सामने वाला 3। तो एक्स वाई जेड के मान यहाँ पर इसमें निकालने होते हैं और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, आबी विधि से सॉल्व करने के लिए आपका हर बार पूछा जाता है। तो इस वीडियो में ये 3 ही क्वेश्चन हैं जो आपके सीधे बोर्ड परीक्षा 2026 में छपने वाले हैं। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सकें। मिलते हैं ऐसे ही एक और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।